हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। आइए आगे पढ़ते हैं उपन्यास गुनाहों का देवता। पिछली बार जहां हमने कहानी छोड़ी थी वहां मिस्टर डिक्रूज मिस्टर कपूर को अपने भाई के बारे में बता रही थी और कहानी हम वहीं से शुरू करते हैं। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि वह बच्ची उस सर्जेंट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं था कि वह सर्जेंट को प्यार करती थी। वह कहता था, यह दूसरे को प्यार करती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम उसने बोटली ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर गुलाबों के पेड़ के नीचे बैठा करता था, जैसे वह अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया और वह मर गई, और तब से बर्टली का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर, जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए स्टडी में चलते हैं। चलिए, चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग के से सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली रंग लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार करके वो लोग स्टडी रूम में पहुंचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों से सजी हुई किताबें रखी थी। चारों कोनों में 4 मेजें लगी हुई थी, जिसमें कुछ वास और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी के नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थी। उससे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ कीजिएगा मिस डिक्रूज। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताजुब है। पम्मी बोली, आपने ट्रिनाली डिक्रूज का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डिक्रूज, जिन्होंने कौशाम्बी में खुदाई करवाई थी। वह तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे। कपूर ने कहा। हाँ वही। वे मेरे सगे नाना थे। और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे। और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी, जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाइयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर है ना, वे हमारे खानदान के अटॉर्नी थे। और उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही शायद यह हमें जायदाद दिलवाई है। लीजिए, मशीन ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा। लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर नहीं रुका। कपूर ने देखा कि यह लड़की, जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थीं, और तेजी इतनी कि 1 घंटे में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर दी थी। ठीक 1 घंटे के बाद उसने टाइपराइटर बंद किया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियों को चटकाने के बाद वह कुर्सी खिसकाकर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतलुफ़ी से हाथ रखकर कहा, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ। लेकिन मुझसे तो काम होने में से रहा, अब बिना चाय के। पम्मी ने एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोला और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम कलम निकालकर उनकी गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताजुब है। आपकी इजाजत हो तो मैं सिगरेट पी लूं? क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर। मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं है। घर में अकेले रहती हूँ, सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक नहीं। तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना, मुझे किताबों का शौक नहीं, बिल्कुल। पम्मी बोली।
और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैंने अपने को घर में बंदी ही रखा। मैं और बोटली, सिर्फ बोटली से बात करने का मौका ही मिला। बोटली मेरा भाई, वह भी बीमार और बूढ़ा। कहीं कोई तकल्लुफ़ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफ़ी से बात करती हूँ, तो कुछ लोग मुझ पर हँसते हैं, कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने खुद को एक बंगले में ही कैद कर लिया है। अब आप ही हैं, आज पहली बार आपने देखा मुझे। मैं समझी ही नहीं, आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भले मानुस ना होते, तो आप इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। अगर यह बात है तो कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भले मानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज्यादा पसंद करूंगा। तो संभव है कि मैं मजबूर होकर आपसे भी न मिलूं, पम्मी ने गंभीरता से बोला। नहीं मिस डिक्रूज। नहीं, आप पम्मी कहिए, डिक्रूज नहीं। पम्मी सही। आप गलत ना समझे, मैं मजाक कर रहा था, कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि यह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बर्टली लड़खड़ाता हुआ आया। हाथ में धूल सना हुआ खुरपा लिए हुए आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए। पम्मी उठी और बर्टली के कंधे पर एक हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बर्टली बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए थे। थोड़ी देर बाद बोटली ने आंखें खोली और बहुत करुण स्वर में बोला, पम्मी तुम नाराज हो, मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बोटली का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल ही गई थी और कपूर भी भूल गए थे। अच्छा, धन्यवाद। पम्मी अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सर रखकर पड़ा रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था, वह आई थी और पूछ रही थी, बोटली तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना? मैंने झट अपनी आंखें ढक ली और कि कहीं आंखों का पीलापन ना देख ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सार्जेंट के साथ जरा क्लब क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था ना पम्मी? कपूर स्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आंखों में इशारा किया और कहा, हाँ हमसे मिली थी वह, लेकिन बर्टली वह सर्जन के साथ नहीं गई थी। हाँ तब? बर्टली की आंखें चमक उठी और उसने उल्लास स्वर में पूछा। वह बोली, बर्टली के ये गुलाब सर्जन से ज्यादा प्यारे हैं, पम्मी बोली। अच्छा। मुस्कुराहट से बर्टली का चेहरा खिल गया। उसकी पीली पीली आंखें और धंस गईं और दांत बाहर निकलने लगे। हूँ, उसने कहा। फिर तो कहो। उसने कहा, यह गुलाब सर्जन से ज्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में छिपी तो नहीं मिली? ओहो, तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बर्टली ने बच्चों के से भोले विश्वास से करुण स्वर में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बर्टली की इन बातों से उसका मन बेहद भर आया था। बर्टली की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी। नहीं, मैंने नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बर्टली ने फिर मायूसी से सर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कहराती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। वह सहसा तनकर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन है ये जो फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो उसका खून मैं ऐसे पी लूं। उसने हाथ की उंगलियां काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि पम्मी और कपूर ने कोई बात नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बर्टली की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे हैं उसमें शायद बर्टली सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही। फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टली की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है
और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों नहीं है? पम्मी कुछ मुस्कुराकर कहा। लेकिन मैं सच कहती हूँ, वह बहुत गंभीर हो गई है। मुझे जरा जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पे। क्षण भर चुप रही और फिर बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो उसे उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे नफरत है शादी से। शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है। और उस धोखेबाजी के बाद इस झूठ मूठ का यादगार और बेमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल, ये क्यों मूल्यवान है? इसके ना कोई साथ बर्टली की जिंदगी इतनी ज्यादा ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की जिंदगी में इतना बड़ा ट्रेजेडी आना जरूरी है, तो लालत है उस फूल की खूबसूरती पे। मैं उससे नफरत करती हूँ, इसलिए मैं किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। मम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। थोड़ी देर बाद उसका तैश उतर गया और वह आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, बर्टली से मत कहना, अच्छा? कपूर ने सर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेटकर खड़ा हो गया। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाते हुए कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना, ठीक है? अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना। कभी यहाँ जरूर आए। आप कभी चलिए, वहाँ एक लड़की भी है, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुंचाने चली तो देखा पोर्टली एक चमेली की झाड़ में टहनियाँ हटा हटा कर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर पूछा उसने, तुम्हें याद है यह चमेली की झाड़ में तो नहीं छुपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे पोर्टली को देखकर डर लग रहा था। और आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी में मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके अगले भाग में। तो इस कहानी से जुड़े रहिए और कमेंट में बताते रहिए आपको कहानी कैसी लग रही है।